हेलो, नमस्ते, नमस्कार। रामलला का आगमन हमारे देश में अयोध्या में उनके अपने धाम पर हो चुका है। इसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। बड़ी बात है हमारे लिए और बड़ी बात है दुनिया के उन देशों के लिए भी जो हमें देख रहे हैं इस राइजिंग इंडिया को, कि वो घर और बाहर उसका इन्फ्लुएंस किस तरह से बढ़ता जा रहा है। मैं अपने जियो पॉलिटिक्स चैनल पर आपके साथ अजय कुमार झा, डॉक्टर अजय कुमार झा। आज का मेरा विषय, अभी जो राष्ट्रपति फ्रांस के हमारे देश में आ रहे हैं, 25 को वो आ जाएंगे, 26 को वो रिपब्लिक डे परेड में हमारे साथ होंगे। इस पर ही हमें चर्चा करनी है। पर मैं आगे बढ़ूं, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिए, शेयर भी कर दीजिए। अच्छी लगे मेरी बातें तो लाइक भी कर दीजिए। अपने दोस्तों को भी अपने साथ जोड़िए, उन्हें भी कहिए वो भी हमसे जुड़ें। और जिन बातों को मैं कहता हूँ टोटलिटी में, उससे कई बातों को समझने में आसानी होगी, प्रोवाइडेड आप मेरे पूरे लेक्चर को सुनते हैं। होता तो ब्रीफ ही है, ज़्यादा बड़ा तो होता नहीं है, आप चाहें तो ज़रूर सुन सकते हैं। तो मैक्रोन साहब आ रहे हैं, मैक्रोन साहब भारत आ रहे हैं। मैक्रोन साहब फ्रांस के राष्ट्रपति हैं और फ्रांस का राष्ट्रपति होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, यह तो आप जानते हैं। अब यहाँ एक बात और समझनी है कि फ्रांस के राष्ट्रपति हमारे जो आ रहे हैं रिपब्लिक डे परेड में, इस पर तो मैं एक बात करूँगा, लेकिन वो किस परिस्थिति में आ रहे हैं थोड़ा इसे भी ज़रूर समझ लीजिए। आप में से बहुतों को पता होगा, जिन्हें नहीं पता होगा उनके लिए आवश्यक है यह जान लेना कि हमारे देश ने, हमारी सरकार ने, मोदी जी ने इनवाइट तो पहले बाइडेन साहब को किया था। और बाइडेन साहब ने जब G20 में वो आए थे तो ऐसा लगा था कि वो आने की सहमति वो दे रहे थे, और उन्होंने दिया भी था, क्योंकि उसी समय में क्वाड सम्मेलन भी होने की बात को रखे जाने की बात भी हुई थी। लेकिन समय तो ज़्यादा बीता नहीं। सितंबर से लेकर के जनवरी तक का महीना का समय बहुत कम ही होता है, और इस बीच में मच वाटर हैज़ फ्लोन डाउन द गैंगेस, कहते हैं ना, अपने देश में भी और देश के बाहर भी। अब वहाँ अमेरिका में तो अभी इलेक्शन आने वाला है, वैसे अभी लंबा समय है, नवंबर में होगा, 4 नवंबर को अमूमन होता है। लेकिन इस बीच में कुछ जियोपॉलिटिकल स्फेयर पर कुछ ऐसी घटनाएं जो घटी थी पहले से, उसको अमेरिका ने थोड़ा तुल दिया है निज्जर वाली घटना को लेकर के। और हमारे और अमेरिका के बीच कुछ तल्खियाँ तो ज़रूर आई हैं, हो सकता है यह वजह भी हो, उन्होंने आने से इनकार कर दिया है। ऐसी सूचना मीडिया के जरिए लोगों को मिल रही है। क्या सच है, क्या गलत है, क्या वो किसी कारण से, किसी नाराज़गी की वजह से नहीं आ रहे हैं, या सचमुच अपना कोई कंपल्सन है जिसकी वजह से नहीं आ रहे हैं, ये सब सारी चीज़ें हैं। और वैसे में जब हमें पता चला, भारत की सरकार को पता चला, तो अफरा तफरी में आप कह सकते हैं कि किसी नए मेहमान को चुना जाना था, और उसमें प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस चुने गए। और ये कोई नई बात थी नहीं, फ्रांस के राष्ट्रपति अब से पहले 5 बार आ चुके थे, और अब तक रिपब्लिक डे परेड की बात मैं कर रहा हूँ, रिपब्लिक डे परेड में फ्रांस के पिछले 4 राष्ट्रपति आ चुके हैं, ये 5वां
हैं जिन्हें इनवाइट किया, 5वीं बार जो इनवाइट किया गया। वैसे जहाँ तक लीडर का सवाल है, वहाँ से आने वाले लोगों में यह छठे ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें बुलाया गया है। अब यह तो हुई बात ये जो आ रहे हैं इस कंटेक्स्ट में, परंतु ये जानना आवश्यक है कि क्या ये एक भारत के लिए और भारत की तरफ से एक मजबूत जियोपॉलिटिकल मूव था? मैं मानता हूँ था। और इसे आप तभी समझ पाएंगे जब फ्रांस के इम्पोर्टेंस को समझेंगे। यूरोप में फ्रांस का इम्पोर्टेंस इतना है कि वैसे तो जो 3 देश पूरे यूरोप की इकोनॉमी को डिटरमिन करते हैं, उसमें जर्मनी और इंग्लैंड भी है, आई मीन यूनाइटेड किंगडम भी है, फ्रांस उनमें से एक है। और जहाँ तक फ्रांस का सवाल है, फ्रांस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, यूरोप में एग्रीकल्चर के मसले में, इसमें वो काफ़ी आगे है। एक डेवलप कंट्री है, परमानेंट मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल का, यूएनओ का। अब यह भी एक बड़ी बात है हम सबों के लिए। और जिस तरह से फ्रांस के साथ हमारा संबंध रहा है वो आले दर्जे का रहा है, ये आपको भी पता है। अगर आप याद कर पाएंगे तो हमारे विदेश मंत्री ने अभी हाल ही में अपनी एक किताब लिखी है, उस कंटेक्स्ट में भी जब कोई इंटरव्यू दे रहे थे तो उन्होंने कहा था कि अगर रामायण के एनालॉजी से अगर आप इसे देखें तो उन्होंने कहा था कि फ्रांस का महत्व हमारे लिए ठीक उसी तरह से है जैसे राम के लिए लक्ष्मण का। इतना ज़्यादा महत्व दुनिया के किसी भी देश के साथ भारत ने अटैच नहीं किया है, नॉट इवन रसिया के साथ भी हमारी आहे गाहे या वक्त वक्त पर थोड़ी थोड़ी अंदर खाने ही सही लेकिन इंडिफरेंसेस हुए हैं। अब भी हुए थे, अभी रूबल और रूपी के ट्रेड को लेकर के भी हुए, कुछ और भी मसलों पर हुए। चूँकि चाइना के साथ उसके रिलेशन बहुत अच्छे हैं तो कुछ ऐसे मामले उठ ही जाते हैं, लेकिन फ्रांस के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। और तब नहीं हुआ जबकि फ्रांस भी एक कॉलोनियल पावर रहा था और फ्रांस की भी सत्ता अपने देश में आई थी। ऑफ कोर्स वो इंग्लैंड की तरह हमारे यहाँ पूरा कैप्चर नहीं कर पाया फ्रांस, लेकिन कई जगहों पर उसने अपने अपने एक तरह से कॉलोनी ही बना लिए थे। पुडुचेरी आप कह सकते हैं कि उसका एक एग्जाम्पल है। अब ये सब तो है, और भी कुछ छोटे छोटे कुछ जो कुछ तमिलनाडु के अंदर और केरल के पास भी एक छोटा सा जगह है जहाँ उसका कंट्रोल था। वो सब वो उन्होंने छोड़ दिया, वो चले गए। 1954 में हमारे साथ एक एग्रीमेंट हुआ और उन्होंने उसे खाली कर दिया, वो भारत सरकार को सौंप दिया। वो क्षेत्र भारत के अंदर है, ये आपको पता है। अब ऐसे में क्या समझा जाए, और थोड़ा ये भी जानना जरूरी है कि बस इतना ही नहीं, एक्चुअली भारत के साथ मेरा अपना एनालिसिस यही कहता है कि भारत के साथ उनका अच्छा संबंध होने का एक महत्वपूर्ण वजह यह भी है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में उनके स्टेक बड़े हैं और इंडियन कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा पावरफुल कंट्री तो इंडिया ही है। इससे फ्रांस ने डे 1 से रिकॉग्नाइज किया हुआ। 1947 में जब हम आज़ाद हुए तब से उनके साथ हमारे संबंध बने, डिप्लोमेटिक रिलेशंस, और जो बने वो आज तक मजबूती के साथ बने हुए हैं। तो ये तो रहा। और आपको पता होगा कि हम जब अपने यहाँ 26 जनवरी को रिपब्लिक डे को किसी बड़े राष्ट्राध्यक्ष को या शासनाध्यक्ष को जब बुलाते हैं तो उसमें हमारा पैगाम या हमारा संदेश यही होता है कि हम आपके साथ बेहतर संबंध रखना चाहते हैं, और ग्लोबल कंटेक्स्ट में दुनिया को भी ये मैसेज देते हैं कि इस वजह से जब आप मेरे साथ अच्छे संबंध रखेंगे तो हम आपको सम्मानित भी करेंगे, आप बुलाए जाएंगे, और हम आपके साथ और भी कई तरह के एग्रीमेंट्स, ट्रीटीज़ वगैरह किया करेंगे। आप भी उसका फ़ायदा उठाएंगे, हम भी उठाएंगे। ये एक मैसेजिंग का तरीका भी है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। कई बार कुछ देशों के साथ इसमें भी कुछ कुछ परेशानियां हुई हैं। अभी अमेरिका के साथ आपने देखा ही, पहले बाइडन साहब को भी बुलाया गया था, मोदी जी ने ही बुलाया था, उसमें वो आए भी थे। सारी अच्छी अच्छी बातें करते हुए अंत में वो कुछ कमेंट्स ऐसा करके निकल गए कि उससे
तब भी हमारे संबंध थोड़े से तल्ख हो गए थे, तल्ख क्या, थोड़े सावर हो गए थे, खट्टे हो गए थे, आपको याद होगा। जब हम यहाँ फ्रांस की बात अभी कर रहे हैं, तो फ्रांस के अभी यहाँ आने से सबसे ज़्यादा वजह मुझे लग रहा है कि यही है कि हम उनके साथ मुख्यतया इन दिनों डिफेंस के कंटेक्स्ट में बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं उनसे, और वो हमें हमारे साथ शेयर करके आगे बढ़ना चाहते हैं। अब जहाँ तक एरियाज़ का सवाल है, वो तो बिल्कुल क्लियर है कि डिफेंस में, फॉरेन ट्रेड में, हर एक क्षेत्र में वो हमारे साथ बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़े हैं। स्पेस सेक्टर में भी उनका हमारे साथ अच्छा संबंध रहा है, सिक्योरिटी के कंटेक्स्ट में रहा है। सिविल न्यूक्लियर डील हमने उनके साथ किया हुआ था, हालांकि अभी तक वो मेटेरियलाइज कर नहीं पाया है। हालांकि उन्होंने सजेशंस उसके बाद दिए हैं कि बड़े जो न्यूक्लियर रिएक्टर हैं उस पर कई तरह की परेशानियां हो रही हैं, तो छोटे रिएक्टर्स भी हम मिल करके बना सकते हैं जो 300 मेगावाट से कम की क्षमता का हो। अभी उस पर बातें चल रही हैं, और भारत अब आगे सोच रहा है कि इस पर क्या किया जाए, किया भी जाए या नहीं किया जाए, किया जाए तो किस तरीके से किया जाए। इसके अलावा जहाँ तक ट्रेड और इन्वेस्टमेंट का सवाल है, उस पर भी बातें हो रही हैं। इन्वायरमेंट के कंटेक्स्ट में बातें हो रही हैं, एजुकेशन के संदर्भ में हो रही हैं, इंडो पैसिफिक एरिया में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। और यह आवश्यक इसलिए भी है कि ट्रेड के कंटेक्स्ट में, और चाइना ने जो स्थिति अभी बना रखी है, उसमें एक अकेला देश भारत है जो डिटरेंट के रूप में चाइना के सामने खड़ा हो सकता है और स्टैंड करके उन्हें रोक भी सकता है। हेल्थ और कल्चर का भी एरिया है जहां हम काम करते रहे हैं, लेकिन अभी जो राष्ट्रपति महोदय आ रहे हैं, वो उनका मुख्य मसला तो हमारा यहाँ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को लेकर के है। वो रफ़ाल हमने उनसे लिया है, आपको पता ही है। रफ़ाल जो एयरफोर्स में आया है, उसकी वजह से हमारी जो एयरफोर्स की कैपेबिलिटी है बहुत बढ़ गई है। मेरीन में भी हमें उनके साथ रफ़ाल डील हम जो कर रहे हैं, और उसमें उनसे हमें उसके लिए फाइटर प्लेन्स लेने हैं, वो सब भी हो रहा है, उस पर भी काम चल रहा है। न्यूक्लियर सबमेरीन के कंटेक्स्ट में भी हमने उनके साथ एग्रीमेंट करे हुए हैं और उस पर आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ तक इंजन टेक्नोलॉजी का सवाल है, हम उस पर भी उनके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। और उन सबसे बड़ी बात अगर नहीं भी तो कम से कम उतना ही इम्पॉर्टेंट यह भी है कि यूएसए, फ्रांस भी चाहता है कि हमारे साथ जो हमारा यूपीआई वाला होगा है ना, आपको पता ही होगा, वो हमारे साथ वो टाई अप करके अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करना चाहता है। ये एक बहुत बड़ा ट्रिब्यूट है हमारे साइंस के जगत के लिए, क्योंकि हमने जो फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी में जो उपलब्धियां और जिस स्टेज पर हम आ गए हैं, वहाँ से यूरोप में यह पहली बार ऐसा होने की संभावना बन रही है कि फ्रांस हमारे साथ उसे एक एग्रीमेंट के तहत शेयर करके अपने यहाँ भी लेना चाहता है। अब ये सब तो हैं। अब जहाँ तक इस विषय पर कितनी सफलता मिलेगी, इस पर तो हम बाद में देखेंगे, परंतु ये जानना आवश्यक है कि फ्रांस का अपना स्टेचर क्या है बरक्स भारत की तुलना में फ्रांस कहाँ खड़ा होता है। तो अगर आप देखिए तो आज भारत अभी फ्रांस को, इसी फ्रांस और यूके को पछाड़ करके भारत 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी दुनिया का बना है, आपको पता ही होगा। ये नॉमिनल टर्म पर, और जहाँ तक पीपीपी के परचेजिंग पावर पैरिटी के कंटेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो भारत तो ऑलरेडी 3rd मेजर इकोनॉमी पहले से ही है। लेकिन अगर नॉमिनल टर्म में जीडीपी की बात करेंगे तो पहली बार भारत 5th रैंकिंग लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बना। उसमें इसने इंग्लैंड और फ्रांस को पछाड़ा, यूके और फ्रांस को पछाड़ा है। आज की तारीख में अगर हम फ्रांस को देखें तो वो 7th लार्जेस्ट इकोनॉमी है दुनिया में, 7th लार्जेस्ट, हम 5th लार्जेस्ट, हमसे छोड़ा है। आपको देख करके जान करके खुशी होगी। वैसे जियोग्राफिकल कंटेक्स्ट में आप कहें तो हमसे पहले से ही वो छोटा है, लेकिन अगर आप पीपीपी टर्म पर आप देखेंगे तो हम उससे पहले से ही आगे थे, और नॉमिनल टर्म के जीडीपी पर अब हम
उससे आगे हो चुके हैं। और हमारा टारगेट तो बहुत हाई है, हम थर्ड पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। उसमें हम जापान को भी पछाड़ेंगे और वहाँ आएंगे, ये बहुत जल्द हम वहाँ भी आने वाले हैं। जहाँ तक पर कैपिटा इनकम का सवाल है, निश्चित तौर पर वो हमसे बेहतर स्थिति में है, हमारी आबादी ज़्यादा है तो वह तो होना ही है। लेकिन जहाँ तक उसके ज्योग्राफिकल साइज़ का सवाल है फ्रांस का, वो 5,43,940 स्क्वायर किलोमीटर है। आपको ध्यान होगा ये कौन सी इस अब इसे दो कंटेक्स्ट में आप समझ सकते हैं। एक तो फ्रांस का जो अपना मेन लैंड है, मेन लैंड जिसको मेट्रोपॉलिटन फ्रांस लोग कहते हैं, वहाँ मेट्रोपॉलिटन, वैसे फ्रांस में ज़्यादातर लोग शहरों में रहते हैं। बड़ा क्षेत्र जो उनका है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए उपयोगी है और वहाँ वो उसका भरपूर फ़ायदा उठाते हैं, ये बात भी सच है। लेकिन फ्रांस एक आप कह सकते हैं कि फ्रांस भी एक कॉलोनियल पावर रहा था। सेकेंड वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार से पहले से ही वो रहा है। हमारे यहाँ भी उसी कंटेक्स्ट में वो आया। और पुडुचेरी की बात जो हम कर रहे हैं तो वहाँ वो 200 जब उसने भारत में एक एग्रीमेंट के तहत उसे हमें हस्तांतरित किया तो उस वक्त 280 साल वह तब तक हम वहाँ रह चुका था। अब आप मान लीजिए, अब वह तो इंग्लैंड से पछाड़ खाने के बाद और वहाँ हॉलैंड, ये डच और स्पेनिश भी हमारे देश में आए थे, वो उनकी शक्ति उतनी जा नहीं पाई जितना इंग्लैंड की। वो फ्रांस भी उसमें पिछड़ा, लेकिन जहाँ भी रहा, जैसे भी रहा, तो इसकी भी एक लंबा एसोसिएशन हमारे देश के साथ रहा। हालांकि इसने छोड़ा वो 300 साल करीब, आप मान लीजिए 1954 में ये एग्रीमेंट हुआ था। वैसे तो हमारा संबंध इनके साथ 1947 से ही डिप्लोमेटिक संबंध बन चुका था, लेकिन ये जो उसका विड्रॉल हुआ वो 1954 में हुआ। वो फिर उन्होंने पांडिचेरी को छोड़ा, पुडुचेरी को, और फिर वो हमारे कंट्रोल में, वो हमारा भारत का हिस्सा बना। यह तो है। और जहाँ तक अगर ओवरऑल जैसे इसके कॉलोनियल एरिया को अगर आप देख लीजिए फ्रांस के, तो वो भी काफ़ी बड़ा है। अगर वैसे जहाँ तक 5,43,000 स्क्वायर किलोमीटर की बात हम कर रहे हैं, करीब करीब 44,000 किलोमीटर, वहाँ अगर बाकी इसके एरिया को अगर आप देखते हैं तो वो 6,43,800 किलोमीटर के स्क्वायर किलोमीटर से के आसपास का है। लेकिन फिर भी हमसे तो बहुत छोटा है। हमारा तो पूरा ज्योग्राफिकल एरिया है, जबकि पाकिस्तान कट गया, बांग्लादेश कट गया, बाकी जो बड़े और जो कटे उनकी बात तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ। अभी 47 में जब ये सब कटा तो इसके बाद भी हमारा अपना जो ज्योग्राफिकल एरिया है 32,87,260 62 या 63 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। 7th लार्जेस्ट एरिया है ज्योग्राफिकल कंटेक्स्ट में। तो ये तो है, ये तो हुई बात वहाँ। और जहाँ तक फ्रांस के ये राष्ट्रपति आ रहे हैं, तो आपको ये जानना जरूरी है कि फ्रांस के जो राष्ट्रपति होते हैं वो काफ़ी पावरफुल होते हैं। वो अमेरिका के राष्ट्रपति की तरह नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति भी काफ़ी पावरफुल होते हैं, लेकिन स्टेट्स को वहाँ काफ़ी पावर है। फ्रांस तो नंबर 1, पहली बात तो ये वो एक यूनिटरी स्टेट है। वो वहाँ उस तरह से, वैसे एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स वहाँ भी हैं, काफ़ी डिविजन्स वहाँ भी कराए गए हैं, किए गए हैं, लेकिन वो है एक यूनिटरी स्टेट है। और वहाँ फ्रांस के राष्ट्रपति की शक्ति अपरंपार है। लेकिन वहाँ का एक अजीब सिस्टम है। राष्ट्रपति के तो चुने जाते हैं, लेकिन पार्लियामेंट का भी चुनाव होता है। पार्लियामेंट में नेशनल असेंबली का चुनाव होता है। और जहाँ तक सीनेट का सवाल है, सीनेट में लोग अलग अलग मेयर्स, जो अलग अलग एरियाज, अलग अलग कम्यून्स वगैरह के होते हैं, वो सब उसके मेंबर होते हैं। तो और नेशनल असेंबली, लेकिन कैबिनेट बनाता है प्रेसिडेंट, वहाँ का प्राइम मिनिस्टर वही बनाता है। अभी मैक्रोन साहब ने ही अपने पिछले प्राइम मिनिस्टर को, जो कैबिनेट इन्होंने बनाया था, वो उसे हटाया और एक दूसरे नए व्यक्ति हैं जिन्हें उन्हें बनाया गया, जो एक गे हैं, ऐसी चर्चा हुई है, ऐसी बातें आई हैं, ये ओपन है। और ये एक आप इसे कह सकते हैं कि थोड़ा सा अलग किस्म का राष्ट्रपति का सिस्टम है और गवर्नेंस का वहाँ सिस्टम है। जो इंटरनेशनल लेवल पर तो सारे डिसीजंस प्रेसिडेंट ही लेते हैं, नेशनल लेवल पर भी
अगर वहाँ की सरकार लेती है तो ऑफ कोर्स वहाँ के प्रेसिडेंट को कॉन्फिडेंस में लेकर के ही चलती है, नहीं तो सरकार या वहाँ का कैबिनेट, वहाँ के राष्ट्रपति उसे डिसॉल्व कर सकते हैं, हटा सकते हैं, दूसरे राष्ट्रपति को चुन सकते हैं। हालांकि उसके बावजूद भी वो जो नेशनल असेंबली का वहाँ चुनाव होता है, वहाँ पार्टियाँ लड़ती हैं। कई बार जिस पार्टी से प्रेसिडेंट आते हैं उस पार्टी की सरकार नहीं बन पाती है, उस पार्टी की मेजॉरिटी नहीं हो पाती है। ये एक इंटरेस्टिंग फिनोमेनन है। और जहाँ तक खुद प्रेसिडेंट मैक्रोन साहब का सवाल है, ये भी अपने आप में बहुत ही एक इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी हैं। इनकी उम्र तो ज़्यादा है नहीं, ये अभी भी ये 2017 में वहाँ के राष्ट्रपति बने थे और अभी वो 46 वर्ष के हैं। और उससे भी इंटरेस्टिंग बात, जिसमें आपको सुन करके थोड़ी हैरानी भी होगी, आपको आश्चर्य भी लगेगा अगर आपको पहले से पता नहीं होगा, तो इनकी जो पत्नी हैं ब्रिगिटी मैक्रोन, ये 70 वर्ष की हैं, 24 वर्ष इनसे बड़ी हैं, 24 ईयर्स। ये इनकी टीचर रह चुकी थी। जी हाँ, इनकी टीचर रह चुकी थी, उनकी शादी भी हुई थी, उनके बच्चे भी थे, और उसके बावजूद भी मैक्रोन साहब उनसे इतना अटैच फील करने लगे और बाद में इनके अफेयर्स इतने ज़्यादा आगे बढ़े कि वो अपने से 24 वर्ष उम्र दराज महिला से भी शादी करके वो उनके साथ एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। वो अभी भी वो आ रही हैं। तो ये स्थिति है। एक इंटरेस्टिंग बात है जो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। और आपको मैंने अभी बताया ही है कि ये 5वें ऐसे प्रेसिडेंट हैं जो हमारे यहाँ आ रहे हैं फ्रांस के। इसके पहले यूरोप, इंग्लैंड से भी, मतलब यूके से भी 5 बार वहाँ के हेड आ चुके हैं अपने यहाँ। और फ्रांस से पहले आने वालों में सबसे पहले तो 76 में जैक चिराग साहब थे, 1976 में वो आए थे। इसके बाद जिस्का डेस्टिंग साहब आए, वो भी प्रेसिडेंट थे, 1980 में आए। फिर निकोलस सरकोजी साहब थे, वो 2008 में आए, 2008 में। और उसके बाद इनके जो प्रेडिसेसर, जिसकी कैबिनेट में ये इकोनॉमिक मिनिस्टर थे, हॉलैंड साहब, तो वो भी 2016 में आ चुके हैं भारत में। और अब ये आ रहे हैं 2024 में। अभी ये 2 दिनों की यात्रा इनकी है। पहली यात्रा मतलब पहले ये जयपुर भी में लैंड करेंगे, जयपुर आएंगे। वहाँ प्रधानमंत्री जी से इनके वार्तालाप होंगे, कई तरह के एग्रीमेंट्स साइन होंगे, ये सब बातें आगे बढ़ेंगी। फिर इसके बाद ये 26 तारीख को हमारे यहाँ रिपब्लिक डे परेड में आएंगे। और उसके बाद जो राष्ट्रपति के साथ इनकी मुलाकात होगी, और फिर शाम में या दूसरे दिन ये वापस चले जाएंगे। तो अब ये देखना आवश्यक है। और यह सब जब हम फ्रांस की बात कर रहे हैं तो हम इसलिए ज़्यादा हमारा संबंध किससे बेहतर होना इसलिए ज़रूरी है कि आज तक आपको याद होगा या नहीं होगा, मुझे बताना ज़रूरी है कि यूएनओ में कोई भी ऐसा वक्त नहीं आया कि जब इसने राशा की तरह, रूस की तरह भारत का बराबर साथ नहीं दिया। हर मौके पर, चाहे वो कश्मीर का मसला हो, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का मसला हो, कितने भी तरह के सैंक्शंस भारत पर वेस्टर्न कंट्री ने लगाया हो, फ्रांस ने कभी नहीं लगाया। फ्रांस के किसी राष्ट्रपति ने, किसी सरकार ने नहीं लगाया। हमारे उनसे इतने अच्छे संबंध हैं। जहाँ तक उनकी आबादी का सवाल है, वो तो करीब 6.5 करोड़, अब 7 करोड़ के आसपास आप कह सकते हैं कि ये है। और वहाँ जो एथिस्ट, जो भगवान में नहीं विश्वास करते हैं, उनकी संख्या सबसे ज़्यादा है। यह आश्चर्य की बात है ना। 53% माना जाता है कि वे लोग हैं। और जहाँ तक क्रिश्चियन धर्म को मानने वालों का सवाल है, 34% वे लोग हैं। और इस्लाम को मानने वालों की संख्या तो करीब वो भी कोई कम नहीं है, 11% है। आपने देखा ही है कि वहाँ उनकी काफ़ी अच्छी संख्या है, आपको पहले से ही पता होगा। जो जुडाइज़्म को मानने वालों की संख्या कम है, काफ़ी कम है, 0.5% आप कह सकते हैं। और बुद्धिस्टों की भी संख्या है, वो भी करीब 0.5% के आसपास है। और हिंदुओं की तो कोई संख्या है ही नहीं, बहुत नॉमिनल। कुछ लोग वहाँ गए हुए हैं, और जो कुछ स्टूडेंट्स हैं वगैरह हैं, वो सब तो हैं ही। कल्चरली बहुत ही डेवलप है, टेक्निकली बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है। तो हमें गौरव है कि वो हमारे देश आ रहे हैं। और हम
उनका स्वागत करेंगे। आपने अगर अब तक सुना नहीं है, अगर आपने स्किप किया है, तो इसे पूरा सुन लीजिए, आपके काम आएगा। अपने दोस्तों को भी कहिए कि वो भी आप जुड़ें, वो भी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अपने इस कम्युनिटी को बढ़ाएं। आपको कोई सवाल हो हमसे पूछना, जानना, समझना ज़रूर करें, इंटरेक्ट करिए। धन्यवाद। जय हिंद।